सेकंड लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो इस लेक्चर का जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बता दूं। तो पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, पहले अभी हम शुरुआत में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फिर हम आएंगे लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जानेंगे उनका इंपॉर्टेंस और साथ में उनके फॉर्मूले, उनके साथ साथ जो रिलेटेड है। लास्ट में हम पढ़ रहे होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, अगर इंपॉर्टेंट नोट में बता दूं कि वन शॉट सीरीज में हम चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल्ड चैप्टर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वन शॉट सीरीज की। वन शॉट सीरीज के सेकंड लेक्चर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले आते हैं फोर्स के ऊपर। फोर्स, जिस तरीके से हमारी क्वांटिटीज होती थी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन, ठीक है, उसी तरीके से फोर्स भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते थे। एक तो स्केलर क्वांटिटीज होती थी और एक वेक्टर क्वांटिटीज होती थी। तो फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्या होते थे? वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती थी? जिनका मैग्नीट्यूड तो हो, मैग्नीट्यूड मतलब एक जो नंबर होता है ना, जैसे कि मान लो कोई डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हमने कहा 5 मीटर, 5 मीटर्स, ठीक है, हमने डिस्टेंस दिया 5 मीटर्स। अब 5 मीटर्स में वो जो 5 है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड है कि डिस्टेंस जो है कितना है, ये 5 है मैग्नीट्यूड में। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो हो, लेकिन साथ में उनके साथ उनका एक डायरेक्शन भी हो। हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बतानी पड़े कि ये जो 5 मीटर था कहां था, ईस्ट में था, साउथ में था, नॉर्थ में था, वेस्ट में था, कहां था, तो वो हमको बताना पड़े। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर्स। तो फोर्स जो हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी फोर्स अगर हम कहीं पे बताएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ उसका एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। फोर्स हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी हो गई फोर्स, लेकिन है क्या? तो फोर्स की अब डेफिनेशन देखते हैं फोर्स की। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो फोर्स हमारा क्या है? द पुश और पुल। पुश और पुल पता है ना? पुश मतलब किसी चीज को अपने आप से दूर भेजने की कोशिश करना। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, इमेजिन करो, यहाँ पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अपने से दूर भेज रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको पुश कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। तो वो होते हैं पुश और पुल, ठीक है, पोल नहीं है, पुल है। पुश, द पुश और पुल अप्लाइड on an object, on an object, the push or pull applied on an object is called force, is called force। किसी ऑब्जेक्ट को हम या तो पुश करेंगे, ये दोनों में से एक चीज करनी है, या तो हम उसको पुश कर रहे हो या फिर हम उसको पुल कर रहे हो, ठीक है, या तो हम पुश करें या फिर उसको पुल करें। तो वो जो पुश या पुल होगा, जो भी कुछ रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स। वो क्या है, फोर्स। यानी अगर मैं कहूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, यानी मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा, इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स को मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं। पुश और पुल अप्लाई करने का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाई करना। पुश और पुल क्या है, फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। फोर्स क्या है, हमारी वेक्टर है क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसके साथ इसका डायरेक्शन साथ में होगा, ठीक है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन इनके साथ में होता है, ठीक है। इतना नोट करो डेफिनेशन को अभी पहले। यूनिट की बात करें अगर हम फोर्स की, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ उनकी यूनिट भी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होती है, जैसे लेंथ की मीटर है, ठीक है, टाइम की सेकंड है हमारी, और क्या कह सकते हैं, वेट की हमारी, मास, जो हमारा मास होता है उसकी हमारी किलोग्राम है, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स की यूनिट देखते हैं। फोर्स की जो यूनिट है हमारी वो होती है,
फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन, फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। डिनोट किससे करेंगे, एन बना दो एक, ठीक है, एन से इसको डिनोट कर देंगे न्यूटन, ठीक है। ये होती है हमारी फोर्स की यूनिट। अच्छा यूनिट हो गई फोर्स का, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स को हम निकालेंगे कैसे वो भी आगे आएगा। फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि पूरी फिजिक्स का, पूरी जो फिजिक्स है चाहे किसी भी क्लास की रही हो उसका बेस है, उसका बेस है, फिजिक्स का बेस है वो फॉर्मूला, ठीक है। ये जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसका पूरा बेस है वो फॉर्मूला, जो फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक। ये समझ में आया, फोर्स का, फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। फोर्स को अगर मेजर करेंगे तो वो न्यूटन में करेंगे। और फोर्स वेक्टर यानी अगर कोई फोर्स है मान लो 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का कोई फोर्स है तो हम कैसे बताएंगे सामने वाले को कि फोर्स कितना है, 8 न्यूटन टुवर्ड्स कुछ भी उसकी जो डायरेक्शन है, ईस्ट में, तो 8 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब हम उसका 8 जो है उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे, यूनिट भी बताएंगे और उसका डायरेक्शन भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हो गई डेफिनेशन। अच्छा अब एक बात आती है कि अगर फोर्स क्या हमको दिखाई देता है, फोर्स, फोर्स जो है हमको दिखाई देता है क्या, नहीं, फोर्स हमको, भाई फिजिकल क्वांटिटी हमको कैसे दिखाई देगी, ठीक है, फोर्स हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फोर्स के इफेक्ट हमको दिखाई देंगे कि कुछ ऐसे इफेक्ट होंगे जिनसे कि हमको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ फोर्स है तभी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। फोर्स के कुछ, फोर्स को हम देख कैसे देख सकते हैं, फोर्स को हम देख कैसे सकते हैं भाई, कोई देखने वाली सॉलिड चीज थोड़ी होगी कि कुछ मैटर हो, मैटर को हम देख सकते हैं, जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर को हम देख सकते हैं। फोर्स कोई मैटर थोड़ी है, फोर्स तो एक क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स को हम नहीं देख सकते, लेकिन फोर्स की वजह से जो इफेक्ट होते हैं, फोर्स की वजह से कुछ इफेक्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, उन इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं। तो हेडिंग डालो एक और, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, पहला इफेक्ट, फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट, रुको ऐसे नहीं, फोर्स कैन ब्रिंग एन, या फिर अ फोर्स कैन ब्रिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, फोर्स कैन ब्रिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। अच्छा फोर्स जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पेन पेंसिल रबड़ वगैरह नहीं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है, ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिखा है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट और मोशन क्या होते हैं ये तो भाई पिछला चैप्टर है, ठीक है। रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेस्ट पे है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स जो है हमारा वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है कि रेस्ट पे है उसको मोशन में ला सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और हमने उसमें फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यानी एक और देखो, फोर्स कैन ब्रिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, यानी बिना फोर्स के, अगर फोर्स नहीं है तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है वो मोशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने, ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पे है उसको अगर हमें मोशन में लाना है तो वो कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ फोर्स है जो काम कर सकता है। अगर कहीं पे, अब सोचो फोर्स हमें दिखाई तो देता नहीं, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि एक ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था और वो मोशन में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये काम तो फोर्स कर सकता है, सिर्फ ये काम किसका, ये काम तो फोर्स का होगा सिर्फ, तो यानी यहाँ पे कोई फोर्स है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट तो हम देख सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट तो मैटर है, ऑब्जेक्ट तो ये मार्कर हो गए, ये बोर्ड हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, ठीक है, और वो रेस्ट पे है। अच्छा और वो एकदम से आ गया मोशन में तो हम समझ जाएंगे कि ये काम किसका है,
ये काम किसका है? ये काम फोर्स का है, ठीक है, फोर्स प्रेजेंट है वहां पे, तो इस तरीके से हम फोर्स का पता लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखते हैं अब इसका, दूसरा इफेक्ट, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से मोशन में है, पहले से मोशन करता हुआ आ रहा है, अगर वो रुक गया तो भी वो काम कौन करेगा? फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव पहले से मोशन में है, उसको क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, उसके मोशन को खत्म कर सकता है। मतलब फोर्स क्या कर सकता है? देखो, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स जो है हमारा, वो क्या कर सकता है? रेस्ट से मोशन में भी ला सकता है और मोशन से रेस्ट पे भी ला सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में ला सकता है, ठीक है, और मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट था जो मूव करता हुआ आ रहा था, अगर वो रुक गया तो वहां पे हम कहेंगे कि कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है। अगर वहां पे कोई फोर्स नहीं होती तो वो रुकता ही नहीं। कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने मूव करा के छोड़ दिया तो अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है। अभी हम इसको फर्स्ट लॉ में भी समझेंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी इन इफेक्ट्स को देख के हम बता सकते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे एक फोर्स जो है वो प्रेजेंट जरूर होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं थर्ड पॉइंट लिखूंगा वो इन्हीं का कह सकते हैं, इनको कंबाइन करके पॉइंट बना दिया है, मतलब उसमें ये दोनों पॉइंट भी आ जाएंगे, ठीक है। फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। वेलोसिटी दो तरीकों से चेंज होती है, वेलोसिटी भी जो हमारी है वो दो तरीकों से चेंज हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी दो तरीकों से चेंज होती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन बदल जाए, क्योंकि वेलोसिटी भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दें हम या उसका डायरेक्शन बदल दें, दोनों ही केसेस में हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज कर देता है। इन दोनों में अगर हम बात करें इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट इसमें कैसे आ जाते हैं? देखो, फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, मोशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसका। उस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, उसको कितना टाइम लगा, तो वो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब सुनो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी रेस्ट पे तो जीरो होगी। भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे एक जगह पे खड़ा हुआ तो उसकी कोई वेलोसिटी या कुछ स्पीड वगैरह जैसा कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो वहीं पे है, वो मूव ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे तो वेलोसिटी लेकिन जीरो नहीं है, यहाँ पे तो वेलोसिटी कुछ भी रही होगी ना, 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी रही होगी वेलोसिटी, x मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो रही। शुरुआत में सोचो, रेस्ट पे था तब वेलोसिटी जीरो है, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कुछ भी हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। इस पॉइंट में भी हो क्या रहा है? इस पॉइंट में भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जीरो से कुछ वेलोसिटी हो गई, जीरो थी पहले लेकिन अब फिर बाद में जीरो नहीं रही, तो वही तो कहा, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी रही होगी। यहां पे क्या है? वेलोसिटी
नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या हुआ, ये हुआ इधर से जीरो से नॉन जीरो हो गया, ठीक है, इक्वल टू से नॉन इक्वल टू, ठीक है, अनइक्वल, ठीक है। यहां पे क्या है, वेलोसिटी पहले से जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन जब फोर्स लगा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया, वो ऑब्जेक्ट रुक गया, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। यहां पे उल्टा कन्वर्जन हो गया इसका, ठीक है। यहां पे इक्वल टू से नॉट इक्वल टू पे आए थे, यहां पे नॉट इक्वल टू से इक्वल टू पे आए हैं, ठीक है। यहां पे पहले ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पे था, वेलोसिटी जीरो थी, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर, x मीटर पर सेकंड, ठीक है, x मान लेते हैं। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, पहले यानी उसका पहले मोशन में था, पहले वो मूव कर रहा था, उसको फोर्स ने स्टॉप किया, यानी उसकी वेलोसिटी को फिर से चेंज कर दिया। तो ये बात, यही बात तो हुई, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी चेंज कर रहा है फोर्स, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। आप सोचो, चेंज इन वेलोसिटी फोर्स, अभी रुको एक और पॉइंट समझाते हैं इसी में, बहुत ही अच्छा पॉइंट। फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कहीं और भी हमने पढ़ा है क्या, कुछ चेंज वेलोसिटी कहीं पे चेंज हो रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, चेंज इन वेलोसिटी ये हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन। ये हमने कब पढ़ा था, हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे ना, तो एक्सेलरेशन में कहीं पे आया था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो था हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो यानी फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन कर सकता है, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन कर सकता है, फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, या फिर हम सिंपल कहते हैं फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ी स्पीड पकड़े, अच्छा अभी और भी इफेक्ट बचे हैं, ठीक है, मैंने इसको नीचे से क्यों इरेज कर दिया, ऊपर से इरेज करेंगे, ठीक है। अभी और भी इफेक्ट बचे हैं, एक इफेक्ट और लिख लो चलो, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, ठीक है, फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे कोई एग्जांपल देने लायक चीज मुझे मिल जाए तो, देखो मान लो, क्या कह सकते हैं, एक फॉर्म है, फॉर्म होती है ना फॉर्म, या फिर एक छोटा पीस ऑफ पेपर है, चलो छोड़ो, एक पीस ऑफ पेपर ले लो, एक पीस ऑफ पेपर है इस टाइप का, ठीक है, पेपर का पीस है, ठीक है, एक पेपर है। अब तुमने क्या किया, इस पेपर पे एक फोर्स लगाई, इसको तुमने पुश किया, इसको तुमने ऐसे हाथ में लिया पेपर को, और सारी सब साइड से जितनी साइड्स हैं सब तरफ से इसको पुश किया, ठीक है, सब तरफ से इसको पुश किया, तब क्या होगा, एक पीस ऑफ पेपर जो था इसकी शेप चेंज हो जाएगी और एक पेपर बॉल बन जाएगा। ये जो पेपर की शीट थी इस पे फोर्स लगाओगे तो ये पेपर बॉल बन जाएगी, पेपर बॉल बन जाएगी, क्या लगाने पे, फोर्स लगाने पे। एक पेपर था, इस पे तुमने फोर्स लगाया, इस तरीके से सब तरफ से पुश किया, तो तुमने सब तरफ से ऐसे पुश किया ना उसको, तो क्या हुआ, वो पेपर से पेपर बॉल बन जाएगी। करके देख लो, एक कागज का पेज निकाल लो, कोई वेस्ट पेज हो, वेस्ट निकालना, नया पेज नहीं, वेस्ट पेज हो जो हद से ज्यादा वेस्ट हो, ठीक है, उसको लो, उसको ऐसे हाथ से उस पर फोर्स लगाओ, सब तरफ से उसको पुश करो, ठीक है, वो क्या बनेगा, पेपर बॉल बन जाएगा, बनाई भी होंगी पेपर बॉल, ठीक है। यानी क्या हुआ, यहाँ पे देखो उसकी शेप क्या थी, यहाँ पे देखो उसकी शेप क्या हो गई, शेप चेंज हो गई, फोर्स लगाने से क्या हुआ, शेप चेंज हो गई। फोर्स क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं, अगर किसी, हम देखो ऑब्जर्व क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप चेंज हो गई, तो हम क्या समझ जाएंगे कि वहां पे कोई फोर्स प्रेजेंट होगी जिसने ये काम किया है, ठीक है, फोर्स कर सकती है ये काम। अच्छा, ये तो हो गया शेप चेंज का एग्जांपल। अगर हम बात करें साइज चेंज करने की, मान लो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है यहाँ पे मेरे पास, एक छोटी सी स्प्रिंग,
ठीक है, एक स्प्रिंग है। अब मैंने क्या किया, मैं इधर खड़ा हो गया, ठीक है, ये स्प्रिंग है, मैं इधर खड़ा हो गया और मैंने क्या किया, इसको अपनी तरफ पुल किया। इसको मैंने क्या किया, अपनी तरफ पुल किया, इस स्प्रिंग को मैंने यहां से पकड़ा, ठीक है, और अपनी तरफ पुल करके ले गया, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, इसको अपनी तरफ मैंने इसको पुल किया, अपनी तरफ पुल किया। पुल क्या होता है, फोर्स होता है, यानी मैंने इधर क्या लगाई, फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। फोर्स की देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनट, अब देखो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच किया उधर की तरफ, मैंने इसको पुल किया, तब क्या हुआ, ये स्प्रिंग इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो जाएगी फिर स्प्रिंग, ठीक है। मैंने इसको इधर अच्छी खासी यहां पे थी, देखो इस शुरुआत में कैसी थी स्प्रिंग, जो थी शुरुआत में ऐसी थी, ठीक है, बिगिनिंग में ऐसी थी, फिर मैंने इसको पुल कर लिया इधर, तो ये ऐसे स्ट्रेच हो गई, और ज्यादा स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, पहले देखो इसकी लेंथ क्या है, इसकी शुरुआत में तो लेंथ ये है ना, और बाद में क्या हुआ, इसकी लेंथ देखो बाद में क्या हो गई, इसकी लेंथ चेंज हो गई, इसका जो साइज था बाद में को साइज चेंज हो गया, साइज जो था वो चेंज हो गया, फोर्स लगाई हमने स्प्रिंग पे और उसका साइज चेंज हो गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा, ये वो चीजें जो हमको दिखाई देंगी और इनसे हम पता लगाएंगे कि वहां पे कोई फोर्स प्रेजेंट है। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमें दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे क्या है, फोर्स प्रेजेंट है, तभी वहां पे ये काम हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, लॉज ऑफ मोशन पे चलते हैं फोर्स से निकल के, ठीक है। अच्छा, पहले तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखवाए थे जरा उनको याद करो, अभी मैंने क्या लिखवाया था, फोर्स जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, ठीक है। पहले हेडिंग लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नाम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट ही लिख लो, चलो। एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless any external force is applied on it, ठीक है। क्या कहा इसमें स्टेटमेंट में मैंने, देखो समझते हैं इस स्टेटमेंट को। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है कोई सा भी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो टेंड यानी चाहता है, टेंड का मतलब, टेंड्स टू का मतलब क्या है, वो चाहता है, अब स्टे का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है, वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहता है, कौन सी स्टेट में, या तो रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, सुनो, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो चाहता है कि वो हमेशा रेस्ट पे ही रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन है, मोशन में है, तो वो चाहता है कि वो हमेशा मोशन में ही रहे, मतलब अगर मैं रुका हुआ हूं, ठीक है, मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मानो, ठीक है, हम दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हम दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, मान लो मैं अभी ऑब्जेक्ट हूं, मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है, तो मेरा ये जो बॉडी है ये क्या चाहेगी कि ये हमेशा रेस्ट पे ही रहे, ठीक है, ये हमेशा रेस्ट पे ही रहे, और अगर ये मोशन में है तो ये चाहेगी कि ये हमेशा मोशन में रहे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, कब तक, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। मान चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, टेंड्स टू स्टे इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless any external force applied on it, ठीक है।
अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है। वो बॉक्स क्या है, रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी ना, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। ये वाला थोड़ा सिंपल लगेगा, सुनो। जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों भाई, एक बात बता, एक ऑब्जेक्ट अच्छा खासा रखा हुआ है ना, उसको तुम पुल कर रहे ना उसको पुश कर रहे, तो वो मूव करेगा क्यों और कहां मूव करेगा। अभी हमने जो इफेक्ट ऑफ फोर्स थे उसमें पहला पॉइंट क्या था, फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, ठीक है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। यानी वो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने वाला कौन है, फोर्स है। लेकिन इसने क्या कहा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स मान लो इस पे अभी नहीं है, तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। अगर हमें इसको रेस्ट से हटाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो इसको रेस्ट से हमें लाना है मोशन में, और अभी क्या कह रहा है, अनटिल मतलब अभी इस पे फोर्स नहीं है, अभी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। इसको अगर हमें यहाँ ले जाना है तो जब तक इस पे एक फोर्स नहीं लगेगी ना, इस पे हमें यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, तब ये जो है वो रेस्ट से मोशन में जाएगा, ठीक है। हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। An object tends to stay in its state of rest or motion until and unless any external force is applied on it. या फिर सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कोई ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब अगर हमें उसे मोशन से हटाना है, मोशन से हमें उसे रेस्ट पे लाना है, तो हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। यही तो अभी मैंने सेकंड पॉइंट लिखा था इफेक्ट ऑफ फोर्स में, कि अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो हमें उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी। वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें उसके मोशन से रेस्ट पे लाना है तो वो कब तक नहीं आएगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। ये तो हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ। अच्छा, इसके कई और नाम है, इसके कई और नाम भी हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। अब इनर्शिया की बात आई कि ये इनर्शिया क्या टर्म आ गई नई, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के मास का मेजरमेंट होता है। मास, एक ऑब्जेक्ट का मास जो होता है ना, मास, मास क्या है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैटर क्या होता है, सब्सटेंशियल थिंग्स व्हिच हैव मास आर कॉल्ड थिंग्स व्हिच हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो वो सब ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, उसका मास, ठीक है। और मास का मेजरमेंट, एक तरीके से आइडिया लग जाता है इनर्शिया से मास का, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो हम कहेंगे उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, अगर इसका मास कम है तो हम कहेंगे इनर्शिया कम है। अब इनर्शिया काम क्या करता है, ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है, ये अभी रेस्ट पे है, तो ये मोशन में क्यों नहीं आ रहा। ये मान लो फोर्स भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, ये फोर्स भी नहीं है मान लो, ठीक है। ये अपने आप एक ऐसी चीज सोचो, एक ऐसी चीज जो इसको रेस्ट से मोशन में आने से रोक रही है, एक ऐसी चीज जो इसको रेस्ट से मोशन में आने में रोक रही है, अभी फोर्स भी नहीं है, रेस्ट से मोशन में आने से रोक रही है, वो है इसका इनर्शिया। वो क्या है, इसका इनर्शिया। इसका इनर्शिया जो होगा वो इसको स्टेट चेंज करने से रोकेगा। इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी कुछ स्टेट में या तो रेस्ट पे है या मोशन में, तो वो इनर्शिया, उसका जो इनर्शिया होता है, हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, जितना भी मैटर है ना, सारे मैटर जो है उनका अपना अपना एक अलग अलग इनर्शिया है, ठीक है। वो इनर्शिया क्या करता है, उनकी स्टेट को चेंज नहीं होने देता इतनी आसानी से, इतनी आसानी से चेंज नहीं होने देता। फील करो इसको कैसे, मान लो तुम बस में बैठे हो, बस तेज स्पीड में चल रही है, मान लो कार में हो तुम, ठीक है, कार, एक कार है, तेज स्पीड में, बहुत तेज स्पीड, 100 मीटर पर सेकंड, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, 100 की स्पीड पे चल रही है कार।
100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एक कार, और कार के सामने सडनली मान लो कोई एनिमल आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ड्राइवर जो होगा वो सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा। ड्राइवर क्या करेगा, मान लो तुम कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कोई भी व्हीकल है, उसके सामने वो तेज स्पीड में, ठीक है, सामने आ जाता है कोई एनिमल आ जाता है, कोई एक ऑब्जेक्ट कुछ भी सामने आ जाता है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने पे क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं कार में बैठा हूँ, जैसे ही ब्रेक लगेंगे एकदम से, तब मैं क्या होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाऊंगा। ऐसा होता है ना, मान लो तेज स्पीड में चल रहा है, ब्रेक लगा तो हम ऐसे आगे की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे चले जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब कार मोशन कर रही थी, कार जब मूव कर रही थी, तो कार के साथ साथ, कार मोशन में, कार के साथ साथ हम भी तो मोशन में है, क्योंकि हम कार के अंदर हैं, कार के साथ साथ हम भी मोशन में, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे कार से, हम मोशन में थे, हमारा अपना इनर्शिया है, ठीक है, हम मोशन में। अच्छा, अब कार क्या हुआ, एकदम से कार रेस्ट पे आ गई, कार तो आ गई रेस्ट पे, लेकिन हमारा जो इनर्शिया है वो हमको रेस्ट पे नहीं आने देगा, वो हमको रेस्ट पे आने नहीं देगा। हम इस वजह से क्या होगा, कार तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन हम तो रेस्ट पे नहीं आए ना, तो कार तो वहीं रुक गई, हम लेकिन थोड़ा सा आगे चले गए, हम लेकिन थोड़ा सा आगे चले गए, क्योंकि हम मोशन में थे, हम मोशन में है। सुनो, ठीक है, मान लो ये हम है, ठीक है, ये हम है और ये कार है, हम कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम कार में इस तरीके से बैठे हुए हैं, कार और हम दोनों साथ में जा रहे थे। कार में, अब देखो कार, ये वाला जो हाथ है ना, ओपन हैंड जो मेरा ओपन है, ये तो कार है, और ये जो फिस्ट है ये हम खुद है, ठीक है, कार में हम बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, ये हम कार में बैठे जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, दोनों मोशन में, ठीक है। एकदम से कार क्या हुआ, कार तो जो थी वो तो हो गई स्टॉप, लेकिन हम तो मोशन में रह गए, दोनों साथ में जा रहे थे, कार स्टॉप हो गई, लेकिन हम तो थोड़ा सा मोशन में रह गए, दोनों तेज स्पीड में थे, ठीक है, दोनों जा रहे हैं, कार स्टॉप हो गई, हाथ हमारा थोड़ा सा आगे निकल गया, हम जो थे कार स्टॉप, हम थोड़े से आगे निकल गए। क्यों, क्योंकि हमारा इनर्शिया था, उसने ऐसा नहीं हुआ कि कार रेस्ट पे आ गई तो हम भी रेस्ट पे आ जाए, हमारे इनर्शिया ने हमको रेस्ट पे नहीं आने दिया, वो हमको थोड़ा सा आगे ले गया। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से एडवाइस किया जाता है कि कार जब भी चलाएं सीट बेल्ट लगा के बैठे। क्यों, क्योंकि अगर सडनली ब्रेक सप्लाई होता है तो ऐसा हो सकता है कि आप कार का जो विंडशील्ड होता है, सामने जो ग्लास लगा होता है, उसमें से बाहर चले जाएं, जिससे कि बहुत ही खतरनाक इंजरी हो सकती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि सीट बेल्ट लगा के ही कार चलाएं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसको नोट करो, इसका स्टेटमेंट वगैरह, फिर आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। इसको स्टेटमेंट को नोट करो, और ये डायग्राम भी बना लेना, बनाना चाहो तो। इनर्शिया की ये लाइन जरूर लिखना, रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है इनर्शिया की, ठीक है। फर्स्ट लॉ होता है हमारा, नोट कर लिया। अब आते हैं सेकंड लॉ पे, ठीक है, इसका स्टेटमेंट मैं हटाता हूं। अब सेकंड लॉ में आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उससे पहले, सेकंड लॉ से पहले हमको समझना है मोमेंटम। एक और टर्म आता है यहां पे, मोमेंटम। टर्म क्या है हमारा, मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मास, उसका जो मास है, हर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है, मैटर, मैटर क्या क्या होता है, मास होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास, और उसको अगर हम प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट का मतलब, मल्टीप्लाई। अगर उसके मास को हम उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो मिलेगा वो होगा उसका मोमेंटम, वो होगा उसका मोमेंटम। मान लो एक ऑब्जेक्ट था, एक ब्लॉक है, एक ट्रक है, जिसका वेट है 1000, नहीं ये तो कम हो जाएगा, 15,000, ठीक है, उसका वेट है 15,000 केजी, 15,000 केजी उसका वेट, मास है, वेट, सॉरी बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, वेट नहीं मास, ठीक है, वेट वेट बोल रहा हूं बहुत देर से, वेट नहीं मास, ठीक है, 15,000 केजी उसका मास है, एक ट्रक है उसका मास है। अभी मैं बताऊंगा वेट और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वेट और मास सेम नहीं होते, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, वेट और मास में, ठीक है। देखो 15,000 केजी क्या उसका मास, और वो ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, मान लो
8 मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है वो ट्रक। अब मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी और इसके मास को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाइड 15000, 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आंसर हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे, आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 8। पहले तो 3 जीरो तो वैसे ही लगा लो फ्री के, ठीक है, 3 जीरो तो हमारे फ्री के लग जाएंगे। हाँ लिख रहा हूं, ठीक है, कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000। ये 1,20,000 जो आया हमारा, ये क्या आया, ये है उस ट्रक का क्या है, मोमेंटम। ये क्या है, उस ट्रक का मोमेंटम। इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। देखो ये क्या है, केजी में है, केजी मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। तो इसकी यूनिट जो बनी वो बनी केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर अपॉन सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड या फिर केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट बन जाती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका हमें मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम। अब सेकंड लॉ पे आते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। तो स्टेटमेंट में इसका लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to force applied on it। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पहले ध्यान से देखते हैं। स्टेटमेंट में कुछ टर्म्स आई हैं, उनको पहले समझते हैं, फिर है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज हम कई जगह देख चुके हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, हमारा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जो होता है वो होता है ये। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पे x लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं मान लो, या फिर चलो इसको उल्टा लिखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कुछ नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो। ठीक है, कैसे भी लिख लो, दोनों तरफ से बात बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं, अगर मैंने मान लो कुछ ऐसा किया जिससे x जो था वो इंक्रीज हो गया, तो उसके साथ साथ y भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा तो y भी इंक्रीज हो जाएगा। ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। मान लो ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है। अगर मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया, इसको मैंने 5 से 10 कर दिया, तो ये भी 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये था हमारा, ये हमारा 2 था, ये हमारा 5 था। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैंने चेंज किया, इसको मैंने चेंज करके डबल कर दिया, इसको मैंने कर दिया 10, 5 से मैंने इसको कर दिया 10, तो ये भी अपने आप जो है, ये अपने आप 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप 2 से 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये अपने आप इंक्रीज होगा, और अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। इसको इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज, इसको डिक्रीज किया तो ये डिक्रीज। ठीक है, एक को डिक्रीज, एक को कम करोगे तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पे अगर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। लिखते हैं इसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, देखो फोर्स, मान लो उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम
अच्छा एक बात बताना भूल गया, मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो होता है पी, स्मॉल पी। मोमेंटम का जो सिंबल है वो होता है स्मॉल p, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्ट अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, जो हमारा एक्सेलरेशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा, फोर्स इंक्रीज करूंगा, तो मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा था वो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा अभी डिटेल में करते हैं, इसकी डिटेलिंग करते हैं। अच्छा मोमेंटम ऑफ चेंज कैसे हो, आप थोड़ा वो देखो असलियत में एक्चुअल में हुआ क्या। एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये हमारी रोड है, यहाँ पे था एक ऑब्जेक्ट जो कि इधर मूव कर रहा था, कुछ उसकी वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है ना हमारा u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और उसका मास था m मास था उस ऑब्जेक्ट का, और इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे हमने लगाया एक फोर्स, इस पे हमने क्या अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया हमने, इस पे फोर्स अप्लाई किया। फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज कर देता है, ठीक है। अगर फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर अपोजिट में होता ना इसके तो ये वेलोसिटी डिक्रीज कर देता और ये धीमे धीमे रेस्ट पे आ जाता, ठीक है। अभी दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और मैंने इसको और पुश कर दिया, एक इंसान था खाई में नीचे गिर रहा था, मैंने उसको और धक्का दे दिया, ठीक है। एक इंसान नीचे गिर रहा था, मैंने उसको और नीचे की तरफ पुश कर दिया, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी जब ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे आया तो उसका मास तो सेम है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी थी वो u से v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को चेंज हो गई वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो गई, डेल्टा v। डेल्टा क्या होता है, हमारा चेंज का सिंबल होता है, ये जो डेल्टा है ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल ये जो बनाया है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा क्या लिखा था, चेंज। अगर कि कोई कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ मोमेंटम है, यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी लिखे हुए हैं। अच्छा अगर इनके पीछे डेल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, चेंज की। डेल्टा हमको क्या बताता है, चेंज बताता है, चेंज, चेंज, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो इसकी वेलोसिटी को चेंज हो गई। अच्छा अब इसमें आते हैं इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में आते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लूं या साइड में, क्योंकि अब हमें यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डराइव होगा पूरी फिजिक्स का, ठीक है, यहीं से देखो। अभी हमने क्या लिखा हुआ था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही लिखा हुआ था। अब देखो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम देखो कितना चेंज हुआ, यहाँ पे मोमेंटम क्या था इनिशियल में, यहाँ पे क्या था m, उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे u, mu था यहाँ पे उसका मोमेंटम कितना था mu, p इज इक्वल टू mu था, लेकिन यहाँ पे उसकी यहाँ पे फोर्स लगा और उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू हो गया mv, p इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया mv, यहाँ पे mu था, ये u है, ठीक है, यहाँ पे था mu, वहां पे हो गया mv, तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। किसी भी चीज का चेंज हमें कैसे निकालना होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को, ये सब मैंने पढ़ा रखा है पूरा, ठीक है। डिटेल में अगर समझना है तो भाई इनके लेक्चर देखो, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन सब पे अलग अलग लेक्चर कर रखा है पूरा पूरा है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, अब देखो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, mu से mv हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फाइनल है, यहाँ तो हमारा फाइनल है, ठीक है, यहाँ हमारा इनिशियल है। जब हम चेंज निकालते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है हमारा mv माइनस इनिशियल क्या है हमारा mu डिवाइडेड बाय
टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम। अच्छा, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों में से m को कॉमन लेके बाहर निकाल लूं, m को कॉमन लेके बाहर निकाल लूं, तो m मल्टीप्लाई बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। कैमरे में शायद नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आया, ये बन गया। अच्छा, अब देखो इससे क्या बनेगा। अब देखो v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा क्या बन गया, v माइनस यू मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ये क्या बन गया हमारा, एक्सेलरेशन। ये पूरी टर्म हमारी क्या बन गई, एक्सेलरेशन बन गई ए, ये बन गई हमारी एक्सेलरेशन। यानी मैं इस इक्वेशन को वैसे लिखूंगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया। अब बात आती है इस ये सिंबल हम इससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते यार, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, हमें तो इक्वल टू की आदत है कि यहाँ पे कुछ लिखा हो, यहाँ पे इक्वल टू, उसके इधर कुछ लिखा हो। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, सुनो, अगर हमें कहीं पे इस साइन को, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वल टू के साइन में, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी चीज जो कि फिक्स है, एक ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स है, एक नंबर होगा, एक पर्टिकुलर एक नंबर होगा जो कि फिक्स होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, एक नंबर जो फिक्स है, कभी चेंज ना हो, ठीक है, एक ऐसा नंबर आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां पे अब मुझे कांस्टेंट लिखना है, तो पहले मैं कांस्टेंट लिखता हूं, f इज इक्वल टू, कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया k, m a, ठीक है, k और ma की जगह ma, k m a, ठीक है। अब लेकिन यहां पे मैंने ये तो मैंने लिख दिया, अब यहां पे आ गया इक्वल टू का साइन। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो k है, ये जो k हमारा कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है k इज इक्वल टू जो है हमारा, वो 1 के बराबर है। इस पहले तो हमने ये सब तो हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट भी लगा दिया। चलो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें, अब हमें मतलब मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट ने क्या किया, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पे k रख दिया। अब उन्हें क्या करना था, इस k की वैल्यू फाइंड करें, k कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उन्होंने जब जैसे उसकी वैल्यू फाइंड की, तो उसकी k की जो वैल्यू आई वो 1 के बराबर आई। अब जरा k की जगह पे 1 रख के देखें अगर हम, तो फोर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी वो बन गई हमारी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है हमारी फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन पूरी फिजिक्स की, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। तो इस तरीके से इक्वेशन आई, इस सेकंड लॉ से डेराइव हुई, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने समझा किस तरीके से, मोमेंटम उसका चेंज हुआ, mu से mv हो गया, फिर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टाइम, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसमें से हमने m को कॉमन लिया, तो v माइनस u मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बन गया हमारा एक्सेलरेशन, उसकी जगह हमने एक्सेलरेशन लिखा, बाकी सब हमने वैसे ही लिखा। फिर एक कांस्टेंट लाना था हमको, क्योंकि हमें इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना था, प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करना, तो एक कांस्टेंट लगाया, फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह फाइंड की गई होगी, तो उसकी वैल्यू आई 1 के बराबर, 1 रखा, तो F इज इक्वल टू ma। ये हमारी बनी इक्वेशन। इस पूरे को नोट करो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस टाइम, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस टाइम, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से इसको एंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहां से बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, इस फॉर्मूले पे F इज इक्वल टू ma, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन।
इस चैप्टर के अगर 80% क्वेश्चन में कहूँ तो गलत नहीं होगा, 80% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आएंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से F इज इक्वल टू एम ए। और इसकी आगे भी हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसकी हमको जरूरत आगे भी पड़ेगी, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमको इसकी एक जगह जरूरत और पड़ेगी जब हम वेट और मास में डिफरेंस समझेंगे। वेट अलग होता है, मास अलग होता है, वेट और मास में फर्क होता है, तो वो हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही दिया है, वन शॉट सीरीज, अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो चैप्टर पढ़ना है तो भाई चैनल पे डाला हुआ है। सेकंड हटाओ, थर्ड लिखो यहाँ पे, बहुत बड़ी बातें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, एक कहूंगा बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, ये दोनों तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनमें तो फॉर्मूले वगैरह से आ गए, ठीक है, ये वाला कुछ नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी, ठीक है। स्टेटमेंट इसका क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. समझते हैं अब इसको? For every action मतलब इसका पहले तो हिंदी अनुवाद करते हैं, इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। For every action यानी जो हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन जरूर होता है, और जो क्या होता है, इक्वल और अपोजिट। हर एक्शन के लिए अगर कहीं पे कोई एक्शन होगा तो वहां पे उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी होगा। अब यहाँ पे ये एक्शन और रिएक्शन है क्या? ये दोनों कुछ भी नहीं है, एक्शन और रिएक्शन, ये है हमारे फोर्स, ये हमारा फोर्स है और कुछ नहीं है। मतलब अगर कहीं पे एक फोर्स है, एक फोर्स अगर कहीं पे लग रहा है तो उसके इक्वल, मतलब ये क्या होगा, इक्वल कैसे? उसके मैग्नीट्यूड में इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, इक्वल और अपोजिट एक और फोर्स वहां पे एग्जिस्ट करेगी, ये अपने आप एग्जिस्ट करेगी वहां पे। हमने एक्शन किया, एक्शन हमने किया मतलब एक फोर्स लगाई, वहां पे रिएक्शन एक अपोजिट और अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स अपने आप लग जाएगी, अपने आप, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, अपने आप लगेगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो भी तुम्हें रिवर्स में थप्पड़ मारेगा, ठीक है। तुम अगर एक्शन किया तुमने तो वो भी रिएक्शन देगा फिर, ठीक है, इसीलिए एक्शन नहीं करना फालतू का। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसे समझो, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक कार खड़ी हुई है, ट्रक खड़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे है, ठीक है, मान लो एक ट्रक है, ट्रक बना दें, कैसे बनेगा ट्रक? ये कुछ इस टाइप का बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप का एक ट्रक बना दिया, ठीक है, एक ट्रक है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, इस ट्रक को तुम यहां से फोर्स लगा रहे हो, इस पे तुम क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो इधर ऐसे, इसको ट्रक को तुम पीछे से पुश कर रहे हो, ठीक है, एक फोर्स लगाई तुमने, ये तो तुमने फोर्स लगाई, ठीक है, ये तुमने क्या किया, एक्शन किया, तो बदले में ये ट्रक भी एक फोर्स लगाएगा, ये ट्रक जो होगा ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो तुम्हें थोड़ी और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो तुमने फोर्स लगाया लेकिन ट्रक मूव नहीं हुआ, क्यों मूव नहीं हुआ? क्योंकि वो भी उधर से रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो मूव नहीं हुआ, और मूव किया और भी वो रिएक्शन लगाता रहेगा। मतलब अगर तुम्हें उसको क्या कहते हैं, अगर तुम्हें उसको मूव कराना है तो तुम्हें सडन फोर्स लगानी पड़ेगी, सडन फोर्स, ठीक है। और भी इसको भी समझते हैं, स्टेटमेंट नोट करो पहले। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे एक रिएक्शन एक्शन करोगे यानी उस पे फोर्स लगाओगे तो बदले में एक रिएक्शन फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी लगाएगा, तुम्हें एक्शन के बदले रिएक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। इसको नोट करो स्टेटमेंट को तब तक। तो इसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, इसी का थर्ड लॉ ऑफ का मोशन का, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक और एप्लीकेशन क्या है, उसके लिए मुझे थोड़ी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। देखो,
एक मान लो एक गन है, ठीक है, एक गन है, उसने एक बुलेट को फायर किया, एक गन थी, उसने एक बुलेट को फायर किया। अब देखो होगा क्या, ये बुलेट यहां पे है, अभी इसने फायर नहीं किया। अब मैं तब की बात करूंगा जब इसने फायर नहीं किया। अभी मान लो इसने फायर नहीं किया, फिर इसने फायर किया तो बुलेट बाद में जाके यहां पहुंच गई, ठीक है, यहां पे इसने फायर अभी नहीं किया इसको, ठीक है, बाद में जाके फायर। अच्छा जब ये बुलेट यहां पे है, ठीक है, आप सुनो, बुलेट को जब गन फायर करेगी, गन जब बुलेट को फायर करेगी, बुलेट देखो यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पे क्या मोशन में आ गई, यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या लगाया होगा, एक फोर्स लगा होगा, तभी तो रेस्ट से मोशन में आ गई। फोर्स किसने लगाया होगा, गन ने। गन ने क्या किया, इस गन ने इस बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाया, इधर फोर्स अप्लाइड बाय गन, FG लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, इस गन ने एक फोर्स लगाया बुलेट पे उधर की तरफ। जब हम गन को फायर करते हैं तब देखो गन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे गन है कि मेरे पास, ठीक है, मैंने उसको फायर किया, जैसे ही मैंने उसको फायर किया बुलेट आगे जाएगी, लेकिन जो गन जैसे मैंने फायर की तो वो गन एकदम से पीछे भी आती है, ऐसे फायर किया तो पीछे आती है। यहाँ पे मैंने मान लो यही गन है मेरी, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से पकड़ के यहाँ से मैंने इसको फायर किया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पकड़ रखा है, और मैं जैसे इसको फायर करूंगा ये एकदम से पीछे भी आएगी, मतलब फायर करूंगा तो पीछे आ रही है। क्यों पीछे आ रही है भाई, गन भी तो यहाँ पे मेरे हाथ में रेस्ट में, पीछे क्यों आई, क्यों रेस्ट से मोशन में क्यों आई, क्यों, क्योंकि इस पे भी एक फोर्स लगा। इसने बुलेट पे अगर इसने इधर फोर्स लगाया तो बदले में बुलेट ने भी इस गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया, जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी। ये हो गया फोर्स बाय बुलेट, FB लिख देता हूं इसको, ठीक है, बुलेट ने भी इसको फोर्स लगाया, जिस वजह से बुलेट गन जो थी वो भी पीछे आई। अब भाई बुलेट तो बहुत आगे चली जाती है लेकिन गन तो थोड़ी सी पीछे आई, क्यों भाई, मास का डिफरेंस, बुलेट जो है बहुत हल्की है, वो छोटे से फोर्स में बहुत आगे चली गई, गन जो है वो हैवी है, हैवी चीज को मूव करा, देखो फोर्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। फोर्स तो हमारा दोनों के केस में सेम है ना, ये भी सेम है और ये वाला जो है ये भी सेम है, ये दोनों फोर्स तो बराबर है। अब अगर किसी का मास कम है तो यानी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और किसी का अगर मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है, सिंपल बात है, मास अगर कम है एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम है तो मास ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये ज्यादा वेलोसिटी से गई, इसका मास ज्यादा है तो ये इसका एक्सेलरेशन कम हो गया। एक चीज ज्यादा होगी, एक चीज ज्यादा होगी दोनों में से, या तो मास ज्यादा कर लो या एक्सेलरेशन ज्यादा कर लो। इसने अपना मास ज्यादा कर दिया गन ने तो इसका एक्सेलरेशन कम हो गया, इसने अपना मास जो है वो कम कर दिया तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, इसने एक्शन किया, गन ने एक्शन किया तो बदले में बुलेट भी रिएक्शन करके गई, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आएंगे तो 95% क्वेश्चन दो ही चीजों से आएंगे, या तो F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला, या फिर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं कहना क्या चाहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लो दो ऑब्जेक्ट थे, एक छोटी बॉल थी हमारे पास, ठीक है, एक बड़ी बॉल थी हमारे पास, छोटी बॉल थी और बड़ी बॉल थी, ठीक है, छोटी बॉल का जो मास था वो हमारा m1 था और इसका मास था m2, दोनों के मास अलग अलग थे, छोटी बॉल एक बड़ी बॉल। छोटी बॉल जो थी, चलो इसको डायग्राम को बड़ा करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ये हमारी छोटी बॉल जिसका मास है हमारा m1, इसका मास क्या है हमारा m1 इसका मास है, ये जा रही है इधर, ये इस डायरेक्शन में जा रही है u1 वेलोसिटी से, u1 m1 वाली जो बॉल है वो u1 वेलोसिटी से उधर की तरफ जा रही है, ठीक है, इधर ऐसे, और ये m2 जो बॉल है ये इधर आ रही है u2 से, u2 वेलोसिटी से ये m2 वाली बॉल इधर आ रही है, ये दोनों इधर जा रही है। अब सबको पता है दो बॉल है एक दूसरे की तरफ आ रही है, क्या होगा, कोलिजन होगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, दोनों एक दूसरे से
टकरा जाएंगे, ठीक है, कोलिजन होगा यहाँ पे क्या होगा, बीच में कहीं जाके क्या होगा, कोलाइड कर जाएंगे दोनों, ये छोटी बॉल और ये बड़ी बॉल, दोनों क्या होगा, कोलिजन होगा, दोनों के बीच में यहाँ पे कोलिजन हो गया एक। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, ये दोनों बॉल ऐसे आके कोलाइड कर गए, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से एकदम से दूर भागेंगे। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये इधर जा रही थी तो ये इससे टकराई, तो ये क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी, बदले में इसको एक रिएक्शन मिलेगा, ये एक्शन करेगी छोटी वाली, इसको मिलेगा रिएक्शन, इसी तरीके से बड़ी वाली इधर जाके एक्शन कर देगी, इसको इधर रिएक्शन मिल जाएगा। तो यानी कोलिजन के बाद क्या होगा, ये वाली जो बॉल है M1 वाली, M1 जो है वो इधर की तरफ आ जाएगी, वो कोलिजन के बाद क्या होगा, वो तो आ गई इधर, ठीक है, v1 वेलोसिटी से, और ये जो M2 वाली जो बॉल थी M2, ये इधर चली जाएगी v2 वेलोसिटी से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो शुरुआत में जो इनके कोलिजन से पहले का जो इनका मोमेंटम है वो बराबर होगा कोलिजन के बाद भी, मतलब मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था वो और कोलिजन के बाद दोनों बराबर होंगे, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था और कोलिजन के बाद। यानी इक्वेशन जो बनेगी, देखो क्या कहना चाह रहा है, कोलिजन से पहले के मोमेंटम कितने हो गए, देखो m1 u1, इसका मास और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मोमेंटम प्लस m2 u2, यानी इसका मास और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया इनिशियल, ये पूरा क्या हो गया, इनिशियल फेज, इनिशियल मोमेंटम्स, ठीक है। अच्छा, और बाद में क्या हो गया, बाद में जो इनके मोमेंटम बन गए वो क्या बन गए, m1 v1, यानी इसका मास और इसकी वेलोसिटी m1 v1 और प्लस इसका मास और इसकी वेलोसिटी m2 v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना बना सकते, वो जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम शुरुआत में था बाद में भी उतना ही रहेगा। ये वाली इक्वेशन याद करना, इस इक्वेशन को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं यहां पे पूरा करके, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अब इस लेक्चर को एंड करने की तरफ आ चुके हैं बस हम। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपके 95% क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आ रहे होंगे, इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज हो रहा होगा। ये जो फॉर्मूला है पूरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आज के इस चैप्टर में बस इतना ही, चैप्टर होता है एंड। हमने इस चैप्टर को एक लेक्चर में समराइज किया आज के लेक्चर में, ठीक है, समरी हो गई। अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।